तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कोई ऐसी फ्रेंचाइज का रिव्यू लेकर नहीं आया हूं जो कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी हुई होगी, बल्कि मैं आज ऐसी मूवीज़ का रिव्यू यहाँ पे करने वाला हूं जो कि एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जो कि मेरी नज़र में एक ज़बरदस्त किस्म की स्पेस जर्नी जिसके अंदर हमें दिखाया गया हमें एलियन के एक अलग तरह के ओरिजिन से इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो अब तक की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फ्रेंचाइज है जिसको अब जो है अफसोस के साथ कैंसिल भी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा मशहूर या ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ की बात नहीं करने वाला जिस तरह मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में करी थी जो कि मैंने नेटफ्लिक्स की एक लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज़ आप सबको रिकमेंड करी थी, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी फ्रेंचाइज के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसकी 2 मूवीज़ को रिलीज़ किया गया था और दोनों मूवीज़ इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है कि आपने उसका नाम तक नहीं सुना होगा। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बताओ, क्या तुमने प्रोमीथियस का नाम सुना है? क्या तुमने एलियन कवेनेंट का नाम सुना है? हो सकता है कि एलियन कवेनेंट का सुना हुआ हो, लेकिन प्रोमीथियस का तो शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने नाम तक भी सुना हुआ होगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एलियन कवेनेंट और ये प्रोमीथियस आखिरकार कौन सी मूवीज हैं, ये कौन सी यूनिवर्स को बिलोंग करती हैं और आखिरकार किस वजह से ये इतनी ज्यादा अंडररेटेड मूवीज हैं, क्योंकि इसकी कास्ट वो तो बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज के ऊपर बात करना चाहूंगा तो आपने एलियन फ्रेंचाइज का तो नाम सुना ही होगा, जिसके बहुत ही मशहूर एलियंस है जीनोमॉर्फ करके, जो कि अजीबोगरीब दिखते हैं, लोगों के सीनों में घुस जाते हैं, अंडे दे देते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। ये फ्रेंचाइज पूरी 70s और 80s से चलते हुए आ रही है, जिसको पॉप कल्चर के लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली 2010 के बाद इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को डायरेक्टर्स ने और इसके जो राइटर्स थे इसको सॉफ्ट रिबूट करने के बारे में सोचा था और उन्होंने बेसिकली इसकी पहली मूवी को रिलीज किया जो कि प्रोमीथियस थी। अब ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि अगर वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज जो कि एलियन के नाम से पहले मशहूर थी उसके नाम में से एलियन को हटा देंगे तो इसकी ऑडियंस वैसे ही कट जाने वाली है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी इस मूवी की कि इसने अपना नाम को चेंज करके प्रोमीथियस रख दिया। अब प्रोमीथियस के अगर नाम के ऊपर गौर किया जाए तो आप सोचेंगे कि उन्होंने एलियन का नाम हटा के प्रोमीथियस क्यों रखा, इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। तो प्रोमीथियस बेसिकली एक ऐसे आदमी था ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो कि दरअसल पहली बार जो है फायर को डिस्कवर कर पाया था और गॉड्स ने इंसानों को फायर तक काफी टाइम तक दूर रखा हुआ था ताकि ये नॉलेज उनके हाथ ना लग सके और वो हमेशा आग के लिए जो है गॉड्स को पूछते रहें और उनके आगे झुके रहें। लेकिन एक आदमी ने खुद से ही फायर को डिस्कवर कर लिया और वो अपने साथ सारे के सारे लोगों को बता देता है कि आग जो है वो सिर्फ गॉड्स नहीं दे सकते बल्कि हम भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अपने गॉड्स अपने क्रिएटर के खिलाफ जाने वाला जो बंदा था उसका नाम प्रोमीथियस था। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी मूवी का जो नाम था यही इसका सारा का सारा प्लॉट भी था, क्योंकि इस मूवी का जो प्लॉट था बेसिकली वो कुछ इस तरीके से था कि सारे के सारे कुछ ह्यूमन साइंटिस्ट होते हैं जो कि इस डिस्कवरी तक पहुंचते हैं कि इन सबको किसी और ने क्रिएट किया है। मतलब किसी गॉड या किसी और चीज़ ने नहीं जिसको हम मानते हुए आए हैं, बल्कि एक और कोई बीइंग हो सकते हैं जो कि दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं और उन्होंने एज एक्सपेरिमेंट इंसानों को क्रिएट करके इस अर्थ के ऊपर छोड़ा है। और इसी डिस्कवरी के मिशन पे निकलते हैं हमारे साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो कि अर्थ के ऊपर से बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे स्पेस में बढ़ते हैं। और ये हमारी कहानी बेसिकली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे की जो 2100 और 2200 के दरमियान चल रही होती है। तो बेसिकली अगर इस पूरी की पूरी मूवी की मैं बात करूँ तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मूवी की अगर आप कास्ट के ऊपर नजर डालेंगे, जिसके अंदर लीड में यहाँ पे हमें नोमी रेपेस नजर आ रही थी, चार्लिस थेरोन नजर आ रही थी, इसके अलावा मेन लीड के अंदर यहाँ पे पैट्रिक विल्सन, बेनेडिक्ट वोंग थे और माइकल फेसबेंडर जैसे ब्रिलियंट किस्म के एक्टर्स मौजूद थे जो कि इस मूवी की कास्ट को लीड कर रहे थे। तो ये इसकी अगर कास्टिंग को ही देखें तो एक बंदा वैसे ही मूवीज को देखने चला जाता है। और अगर हम इसके रेटिंग की भी बात करें तो इसको भी IMDb के ऊपर भी 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग मिली हुई है। रोटेन टोमेटोज पे भी 73% इसको मिला हुआ फ्रेश, जो कि एक अच्छी खासी मूवी की रेटिंग की पहचान भी है। तो उसके बावजूद ये मूवी चली क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा एक मास्टरपीस किस्म की मूवी है, क्योंकि इसके अंदर जो विजुअल्स हमें देखने को मिले, जो उसकी स्टोरी राइटिंग थी वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट किस्म की थी। मैं इसकी स्टोरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मूवी देखने जाएंगे तो मैं आपकी स्टोरी का स्पॉइल नहीं करूंगा। बस इतना आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अब तक हम एलियन फ्रेंचाइज को फॉलो करते हुए आ रहे थे, ये एक तरह का प्रीक्वल था जो कि उन सारे के सारे एलियंस के ओरिजिन को मैं बताता कि वो एलियंस आखिरकार कहाँ से आए थे। और हमें तब जाके ये बात पता चलती कि उन एलियंस के पीछे यानी उनके बनने का जो रीजन था वो कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही थे। और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा लूप चल रहा था कि इंसानों ने एलियन को क्रिएट करा और एलियन ने इंसानों को क्रिएट किया। तो ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस पूरी मूवी में दिखाई गई है। अब इस मूवी की अगर दूसरी चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा तो वो इसका एक्शन सीक्वेंसेस और जो ब्लड और गोर इसके अंदर दिखाया गया है उसके अंदर जरा सा भी इस मूवी के डायरेक्टर ने अपने हाथ पीछे नहीं करे। इस मूवी का स्कोर, इस मूवी का साउंड ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा ऑसम थी, पूरी की पूरी कास्ट की एक्टिंग इतनी ज़्यादा जानदार थी कि आप इस पूरी मूवी में फैन होकर रह जाएंगे, खासकर माइकल फेसबेंडर के जो कि मैग्नीटो के रोल में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। और उन्होंने इस मूवी के अंदर एक तरह के रोबोट, एक आर्टिफिशियल लाइफ का जो है रोल प्ले किया है, जो कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इस पूरी की पूरी मूवी का शो स्टीलर भी है।
तो ये पूरी की पूरी मूवी जो है बेसिकली जब एंड होती है तो एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर के साथ होती है और हम सबके होप्स इसके सीक्वल के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो इसी के बाद हमारे पास इसका सीक्वल यानी कि इसका दूसरा पार्ट आता है, जिसको अब राइटर्स ये बात समझ चुके थे कि उन्होंने प्रोमीथियस नाम देके इसकी ऑडियंस को काट दिया है, तो इन्होंने अपनी गलती को सुधारा और इसकी अगली मूवी को जब रिलीज किया तो उसको नाम दिया गया एलियन कवेनेंट। जो दूसरा ग्रुप जो इस वाले ग्रुप को ढूंढने के लिए निकला होता है स्पेस में, जो पहले पार्ट के अंदर था, उस वो जिस शिप के अंदर होता है उस शिप का नाम कवेनेंट होता है, तो इसलिए इस मूवी का नाम एलियन कवेनेंट था। अब उसके अंदर कुछ होता है इस तरीके से, जो पहली मूवी के सारे हमारे क्लिफ हैंगर्स थे वो इस मूवी के अंदर आके कनेक्ट होते हैं। लेकिन मैं दूसरी मूवी के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी जो स्टोरी राइटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, जबकि जो पहली मूवी थी उसके अंदर जिस तरह से हमारा वर्ल्ड बिल्ड किया गया था, चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से आगे ले जाया गया, मैं उसका बहुत ही बड़ा फैन था और यही चीज मुझे जो है सेकंड पार्ट में देखने को नहीं मिली। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा सिर्फ एंड के अंदर ही जाके इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो पिछली हमने मूवी देखी है 40-50 मिनट की जो बोरिंग चल रही थी वो उसको कवर अप कर देती है, क्योंकि इसके सारे का सारा कनेक्शन उसी एलियंस और ह्यूमन वाली चीजों से जुड़ता है जिसके हम बहुत बड़े फैन थे इस पहले पार्ट को देखने के बाद। लेकिन सेकंड पार्ट की जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये था कि इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर था इसकी एंडिंग के अंदर, और सेकंड पार्ट में उसको ही एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि उसको सिर्फ बातों और कुछ फ्लैशबैक सीन्स के जरिए दिखा दिया गया कि हुआ क्या था, और ये चीज सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इन सारे के सारे फैंस के लिए। लेकिन ऑल दो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एलियन कवेनेंट की जो अपनी एंडिंग थी, यानी कि जब वो मूवी एंड हुई तो वो खुद एक जबरदस्त किस्म में क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड हुई थी, जो कि पिछले वाले पार्ट से भी बहुत ही बड़ा और जबरदस्त किस्म का इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगर था। तो जब इसका सेकंड पार्ट एड हुआ तो मैं इस बात में बहुत ज्यादा श्योर था कि इसका जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो उन सारी की सारी चीजों को एड्रेस जरूर करेगा जो कि पहली मूवी के अंदर छोड़ दी गई, दूसरी मूवी के अंदर नहीं दिखाई गई, तो तीसरी में तो जरूर उसको एड्रेस करके एक कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज ज्यादा ट्रिलॉजीज के अंदर काम करती हैं, वो अपनी स्टोरीज को कुछ इस तरीके से बनाते कि वो 3 मूवीज के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए तीसरी मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सेकंड मूवी का जो क्लिफ हैंगर था एंड का वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो मैं आपको पता नहीं अपने आपको कैसे रोक रहा हूं आपको बताने से, लेकिन मैं आपकी मूवी खराब नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस मूवी को एक्सपीरियंस करें। तो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, मुझे बिलीव कीजिए। लेकिन अफसोस के साथ जब इसकी दूसरी मूवी रिलीज हुई तो उसकी जो स्लो स्टोरी थी, जो उसकी कुछ चीज़ें थी जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो इसकी पहले मूवी के फैंस थे वो भी इस मूवी को देख के पीछे हट गए, और इस वजह से अल्टीमेटली इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। इतना बुरा कि मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस बात का फैसला करा कि वो तीसरी मूवी बनाने का रिस्क नहीं लेंगे, वरना तीसरी मूवी की ऑलरेडी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, डेट फिक्स हो चुकी थी, शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। लेकिन इस मूवी की परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज का, क्योंकि मेरी नज़र में ये फ्रेंचाइज अगर अपनी तीसरी मूवी को कंक्लूड करती अच्छे तरीके से ये बहुत ही औसम एक फ्रेंचाइज बन सकती थी। लेकिन अफसोस के साथ एलियन की ये फ्रेंचाइज हमारे पास यहीं अधूरी छूट गई है, जिसकी हमारे पास सिर्फ 2 ही मूवीज आई हैं, और वो दोनों मूवीज भी अफसोस के साथ इतनी ज़्यादा अंडररेटेड हैं कि अगर मैं किसी से कभी बात करता हूँ क्या तुमने प्रोमीथियस मूवी देखी है या एलियन कवेनेंट देखी है, तो वो कहता है ये क्या बता रहे हो तुम, ये तो हमने नाम ही पहली बार सुने हैं। तो मुझे एक बहुत ही बड़ा धचका लगता है, क्योंकि ये मूवीज अपने अंदर एक तरह की मास्टरपीस है। खासकर प्रोमीथियस मूवी जो है उसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ही कि आप उसको अभी ही मेरी वीडियो को देखने के बाद ही फौरन उसको जरूर देखिएगा। और अगर आप में से किसी ने इस फ्रेंचाइज की दोनों मूवीज में से किसी एक मूवी को भी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा क्या मैंने इसके अंदर जो रिव्यू दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, क्या ये मूवी वाकई में अंडररेटेड है या फिर मुझे ही कुछ ज्यादा पसंद आ गई है। तो आपका जो भी ओपिनियन होगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स को मैं जरूर देखूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रोमीथियस फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा और जान सकें। साथ ही साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं जहां हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल, डीसी, पॉप कल्चर और साइंस फिक्शन के हवाले से बात करते ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप कॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को चेकआउट जरूर कीजिएगा, जहां पे मैं सिर्फ डेली बेसिस पे कॉमिक्स को अपलोड कर रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और मूवी रिव्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।